बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सत्ता का संग्राम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। और बड़ी खबर से इसकी शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है जहां पर तृणमूल तमिलनाडु में एडीएमके 22 सीटों पर आगे चल रही है। तमिलनाडु में डीएमके को 45 सीटों पर बढ़त हालांकि यहां मिली है। पांडुचेरी में एनडीए 7 सीटों पर आगे है। इसके साथ ही पुदुचेरी में यूपीए को 3 सीट पर बढ़त है। केरल में एलडीएफ को 44 सीटों पर बढ़त है। तो तमिलनाडु में एडीएमके 22 सीटों पर आगे है। और पश्चिम बंगाल का भी हम आपको बता दें, तृणमूल 102, कांग्रेस 0, लेफ्ट 1, भाजपा 95 और अन्य 2 पर है। तो वहीं पश्चिम बंगाल के बाद पुदुचेरी की बात करेंगे। कांग्रेस 2 पे है, बीजेपी 7, एमएनएम 0 और अदर भी 0 है। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, पोस्टल बैलेट खोले जा रहे हैं और उसके बाद जो रुझान आ रहे हैं वो हम दर्शकों को बता रहे हैं। तो कहां कौन सत्ता का संग्राम जीतेगा, चलिए इस पर चर्चा शुरुआत करते हैं, जिसके साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता धैर्यवर्धन शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सचिव है राकेश सिंह जुड़ गए हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार मृगन सिंह भी हैं और हमारे साथ चैनल हेड हमारे एसपी त्रिपाठी जी भी मौजूद हैं। त्रिपाठी जी, पिछली बार जब देखते थे, जब पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजे आते थे तो बीजेपी 0, 1 या 2 या 3 पर सिमट जाती थी, लेकिन इस बार 95 के आंकड़े तक अब की बार बीजेपी पहुंच गई है। यानी कि ये माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में जमीनी स्तर पर काम तो किया है चुनाव के दौरान। जैसे भाजपा ने काम किया है या नहीं किया है मुद्दा नहीं है। मुद्दा इस बात का है कि वहां लेफ्ट, जिसका 34 साल तक लगातार शासन रहा, कांग्रेस के बाद फिर लेफ्ट वहां लगातार शासन करती रही। और 10 साल पहले जब ममता बनर्जी ने, तृणमूल कांग्रेस ने पहली बार उनके किले को उखाड़ कर फेंक दिया, उसके बाद वहां ममता बनर्जी का एक तरह से पूरी तरह से शासन हो गया। और ममता बनर्जी के बाद जो लेफ्ट थे वो धीरे धीरे कुछ तो ममता बनर्जी के साथ आ गए और उन्हीं पे जो वामपंथी जो थे वो माने लेफ्ट से राइट हो गए कह सकते हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ गए। तो जब से केंद्र में सरकार बीजेपी की बनी है तब से लगातार हिंदी भाषी क्षेत्रों में बीजेपी हमेशा से मतलब अपना प्रभाव बनाए रखती थी। आपने अभी देखा होगा हिंदी भाषी जहां भी राज्य है वहां बीजेपी एक तरह से गढ़ हो गया है बीजेपी का। लेकिन तमिलनाडु है, केरला है, पश्चिम बंगाल है, अन्य जो साउथ की जो सीटें हैं, साउथ के जो क्षेत्र हैं और इधर पश्चिम बंगाल, यहाँ बीजेपी शून्य। कभी एक विक्टर बनर्जी करके एक बीजेपी के नेता हुआ करते थे जो कभी एक आध बार सांसद भी बने हैं, शायद विधायक भी बने हैं। उनके अलावा बीजेपी के साथ वहां के खांटी पश्चिम बंगाल के नेता नहीं हुआ करते थे। यही बात इस बार भी आई कि भाई जब तक प्योर माने पूरी तरह से बंगाली नेता अगर बीजेपी के साथ नहीं जुड़ेंगे तो मुझे लगता है कि बीजेपी को वहां जीत पाना मुश्किल होगा। ऐसी स्थिति में उन्होंने जो वामपंथी थे उनको धीरे धीरे करके जोड़ा, फिर ममता बनर्जी के कुछ लोगों को तोड़ा। जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं शुभेंदु, वो ममता बनर्जी के अगेंस्ट में नंदीग्राम से, वो उनको नेता के रूप में आगे किया और ये हुआ कि नहीं, पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ बीजेपी पूरी तरह से साथ है, केंद्र में सरकार है, हम ज्यादा से ज्यादा केंद्र से पैकेज देंगे। और जिस तरह से काम किया गया, खासकर जो सीए का मुद्दा है, एनआरसी का मुद्दा है, उस मुद्दे के आधार पे बीजेपी वहां चुनाव लड़ी और वहां जो हिंदुत्व का जो एक तरह से उन्होंने प्रभाव बनाया, उसका ये रिजल्ट है कि आज वो 107 सीटों पर भी अगर है, जो अभी रुझान आ रहे हैं उसमें मुझे लगता है कि कड़ी टक्कर जा रही है। 107 पे 110 पे बीजेपी है, 113 पे ममता बनर्जी है। तो वहां बीजेपी ने अपना पूरी तरह से प्रभाव बना लिया है। आगे आने वाले समय में भी बीजेपी अब वहां माने एक तो बीजेपी पार्टी होगी, दूसरी तरफ ममता बनर्जी, कांग्रेस सब मिलकर के मुझे लगता है आगे चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल अभी जो स्थिति है, अभी तो शुरुआती रुझान है शिवम, इसमें कुछ कह पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो रुझान देखने को मिल रहे हैं उससे लग रहा है कि बीजेपी ने अच्छा खासा वहां काम किया है और उनका सीए का मुद्दा, एनआरसी का मुद्दा अच्छा प्रभावशील रहा है। निश्चित तौर से। और धैर्यवर्धन शर्मा भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धैर्यवर्धन जी, क्या लग रहा है बीजेपी का जो अब की बार 200 पार का जो नारा है वो क्या साकार हो पाएगा? देखिए, बंगाल की जनता की आवाज, उनके हृदय की आवाज को सुनकर के हम मैदान में आए। जो पश्चिम बंगाल वहाँ सत्ता में रहने के दौरान खेला कर रही थी, उससे वहाँ के लोग बहुत परेशान थे। उनका जीवन बड़ा मुश्किल था। कानून नाम की कोई वहाँ चीज नहीं है। आपने देखा होगा कि
किसी भी व्यक्ति के साथ मारपीट हो जाती है, उस पर हथगोला बम मार देते हैं, उसके घर में आग लगा देते हैं, पुलिस FIR नहीं लिखती है, कानून का राज वहां था नहीं, तो जनता बहुत त्राही कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने जिस आक्रामकता के साथ द्वारे द्वारे जाकर के लोगों को भरोसा दिलाया कि नेतृत्व परिवर्तन की अगर आपकी मंशा है तो हम आपके साथ कदम ताल करने तैयार हैं, सुर से सुर मिलाकर के हमारे साथ आइए, और ये विश्वास बहाली में, विश्वास जताने में भारतीय जनता पार्टी सफल रही। अभी जैसा कि त्रिपाठी साहब बता रहे हैं कि MRC के मुद्दे ने भी काम किया है, वहाँ जो बांग्लादेश के घुसपैठियों के बल पर जो गुंडागर्दी वहाँ कराई जा रही थी, वह एक बड़ा अहम मुद्दा था, और केंद्र सरकार की तमाम जो लोक कल्याणकारी नीतियां हैं उनको ममता बनर्जी मुख्यमंत्री जी अपने अहंकार के वशीभूत होकर वह लागू नहीं कर रही थी। क्योंकि आजकल मीडिया का जमाना है, लोग टेलीविजन पर पल पल की खबरें देखते हैं, तो बंगाल की जनता को मालूम था कि हम किस जरूरत से, किस सुख से और किस अच्छी योजना से वंचित हो रहे हैं, एक घमंड के कारण से। इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी थी, और नरेंद्र मोदी जी को लेकर के इस देश में एक वर्ग है जो गुजरात के समय से उनके खिलाफ निहायत बदतमीजी करता है, उल जलूल बातें करता है, वो अभी भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, उसकी हमें परवाह भी नहीं है, क्योंकि बहुतायत में समाज हमारे साथ खड़ा है, मोदी जी के नेतृत्व में उसको विश्वास है, और पश्चिम बंगाल में देखने को भी मिल रहा है। कहाँ 3 सीटें, कहाँ जो हमारा बुरा से बुरा आकलन कर रहे हैं, वे समीक्षक भी हमें शतक बनाने से नहीं रोक पा रहे। वो कह रहे हैं कि ये 100 के पार जाएंगे, जबकि हमारा आकलन है कि हम निकटतम प्रतिद्वंदी रहने के साथ साथ हर हाल में हम 10-20 सीटें ऊपर लेकर के आएंगे, और सरकार हमारी बनेगी, और इस प्रकार की संभावना पूरे प्रदेश में दिख भी रही है। हर्षवर्धन जी, सरकार आपकी बनेगी, आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन अगर बहुमत नहीं मिलेगा तो सरकार कैसे बनाएंगे? आप अभी 113 है, क्या आप लेफ्ट का समर्थन लेंगे? नहीं, देखिए त्रिपाठी साहब, आप जानते हैं कि राज्य की परिस्थितियां अपनी अलग होती हैं। यदि कोई राजनीतिक दल जो अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रहे हैं और बहुत कम मात्रा में चुनाव जीत करके आते हैं, और उनको ये लगता है कि ममता बनर्जी का कार्यकाल एक तरह से पाप को, अत्याचार को बढ़ावा देने वाला रहा था, और वो हमारे साथ गलवैया करेंगे, तो हमारा नेतृत्व वहाँ की परिस्थिति पर क्या ठीक है क्या गलत है, इस पर अवश्य विचार करेगा। पर अभी मैं आशान्वित हूँ, क्योंकि 2-3% का जो मतांतर होता है वो बहुत 10, 12, 15 सीटों को ऊपर नीचे करता है, 20 सीटों को भी ऊपर नीचे कर देता है। ऐसी स्थिति में मुझे लग रहा है कि स्पष्ट बहुमत आएगा, जिसको आएगा। मैं मान लिया स्पष्ट बहुमत अगर नहीं आता है, तब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि निश्चित तौर पे ममता बनर्जी और लेफ्ट एक साथ नहीं होंगे। विचारधारा जो है वो लेफ्ट की एकदम अलग है, एक तरफ पूरब है और दूसरी तरफ पश्चिम है, आप राइट कहलाते हो, लेफ्ट कहलाते, विचारधारा कहीं मेल नहीं खाएगी। तो क्या कश्मीर की स्थिति फिर देखने को मिलेगी कि मुफ्ती उनके साथ आपने सरकार बनाई थी, महबूबा के साथ? दोनों बातों में बड़ा अंतर है। प्रथम दृष्टया आप भी इस चीज को भाप रहे हैं कि यदि ममता दीदी को कुछ सीटों की जरूरत पड़ी तो बिना निमंत्रण के दौड़े चले जाएंगे कांग्रेस के लोग और कम्युनिस्ट लोग, बिना निमंत्रण के, मान अपमान की चिंता किए बगैर खुद ही पहुंच जाएंगे। दीदी खेला हो गए, बीजेपी को निपटाओ, बीजेपी को किसी भी कीमत पर सरकार बीजेपी की नहीं बनना चाहिए, ये दृश्य देखने को कांग्रेस का तो खाता ही नहीं खुल रहा भाई, कांग्रेस का खाता ही नहीं खुल रहा। भाग्य से कहीं एक आध आ जाए, क्योंकि दावे तो वो 10, 15, 20 के कर रहे थे। पर ऐसी स्थिति में यदि उनके कहने के बावजूद भी सरकार नहीं बनती दिखती है, तो चाहे वो निर्दलीय हो चाहे दूसरे लोग हो, यदि वो बीजेपी से गलबैया करना चाहेंगे तो बीजेपी गुण दोष के आधार पर, वहाँ की परिस्थिति के आधार पर उचित निर्णय करेगी, क्योंकि बीजेपी वहाँ किसी का मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रही है। बीजेपी खुद का मुख्यमंत्री बनाने के लिए, सत्ता की बागडोर अपने हाथ में रखने के लिए यदि कुछ लोगों के समर्थन की आवश्यकता पड़ेगी, तो वहाँ का नेतृत्व बंगाल का और हमारा केंद्रीय नेतृत्व उस परिस्थिति पर विचार मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर जीतते हैं तो। दोबारा सवाल कीजिए। अगर जीतते हैं, बीजेपी जीतती है बंगाल में, तो मुख्यमंत्री कौन होगा? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। लेकिन अब तक कोई चुनाव तो नहीं है ना? नहीं, जिनके नेतृत्व हम चुनाव लड़ रहे हैं,
हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे और बड़े नेता हैं, ये सब पार्टी के ध्यान में है और पार्टी को भी मालूम है, उनको भी मालूम है कि क्या परिस्थितियां बनेगी और किसके प्रति अनुकूलता रहेगी। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि जो बंगाली माटी का मानुष है उसके नेतृत्व में हम आगे बढ़े। प्रदेश इकाई उसी के नेतृत्व में आगे चली। मध्य प्रदेश के हमारे बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय जी, नरोत्तम मिश्रा जी और तमाम अरविंद मेनन जी भी आजकल वही है। इन सब लोगों ने बंगाल की मूल भावना के अनुरूप। ठीक है, बिल्कुल। धर्मवर्धन जी, एक मिनट। धर्मवर्धन जी, हमारे साथ राकेश सिंह जी भी हैं कांग्रेस के। राकेश जी, इतनी बुरी स्थिति जो देश भर में राज करती रही है कांग्रेस, वहां पश्चिम बंगाल में खाता नहीं खुल रहा है। कभी तृणमूल कांग्रेस बनाने वाली ममता बनर्जी आपके ही साथ थी और बाद में वो आपको छोड़ करके चली गई और उन्होंने अपनी वहां पूरी तरह से कब्जा कर लिया और कांग्रेस शून्य हो गई। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस क्या सिमटती जा रही है। कभी जब हिंदी भाषी क्षेत्रों में बीजेपी हुआ करती, केरल को छोड़ के मुझे नहीं लग रहा कांग्रेस कहीं भी अच्छी स्थिति में है। राकेश जी, देखिए, जब मूल्यों की राजनीति का हनन होता है, जब आदर्श, सिद्धांत और विचारधारा समाप्त हो जाती है। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि पश्चिम बंगाल में हमारी 3 सीट भी नहीं आती थी, लोग ही नहीं थे। आप भी जानते हैं कि किस तरीके से तृणमूल के लोग या लेफ्ट के लोग भारतीय जनता पार्टी में लाए गए। आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां अगर बनती भी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उस विचारधारा की सरकार कहाँ है? वहां तो शुभेंद्रु हैं जो तृणमूल के नेता हैं, वहां तो मिथुन चक्रवर्ती हैं जो टीएमसी के सांसद हैं। तो आपने सिर्फ क्या करा, उनको अपने साइड लिया। कैसे लिया ये बोलने की जरूरत नहीं है। अरे आप ले लेते भाई, ये तो चुनाव है, चुनाव में सब कुछ जायज है। नहीं भाई, खरी नहीं, देश नहीं है, पहले चुनाव ही है। चुनाव में सब कुछ जायज है, इसीलिए तो देश बर्बाद हो गया है, इसलिए तो मौतें हो रही है लगातार, इसलिए तो 7 साल में जीडीपी 23 आ गई है। मोदी जी ने देश को कहां पहुंचा दिया? सिर्फ चुनाव है, देश नहीं है। किसी को भी खरीद लो, उसकी पार्टी विचारधारा अपनी विचारधारा को लेना नहीं, जो सच है। राकेश जी, मतलब दूसरी विचारधारा के अगर बीजेपी में आ गए तो देश बर्बाद हो गया। हाँ, दूसरी विचारधारा के बीजेपी में आ गए तो देश बर्बाद हो गया। हंसने की बात है। अरे आप भी हंस लीजिए, इस देश की बर्बादी पे आप भी हंस लीजिए। 7 साल में कहां पहुंच गए आपको नहीं पता, पर आप बोल नहीं पाएंगे चैनल पे, क्योंकि बोलने की अनुमति नहीं है, नहीं तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा। हम बोल सकते हैं क्योंकि मुकदमे के लिए तैयार हैं और सच ही बोलेंगे। हम पैसे से नहीं खरीदते हैं, मध्य प्रदेश में आपने देखा। हम पैसे से नहीं खरीदते हैं, ये आपने दूसरे स्टेट में देखा। अगर खरीदते होते सरकार नहीं आती, कमलनाथ जी एक दिन में मैनेज कर सकते थे, शिवराज जी से अच्छा कर सकते थे, लेकिन वो संदेश आने वाली पीढ़ी के लिए गलत जाता। आज सरकार किसी की भी बने, सरकार बनी है केंद्र में मोदी जी की, क्या करा 2014 से आज तक? क्या उपलब्धि है? एक उपलब्धि बता दीजिए। नोटबंदी उपलब्धि है? देश बर्बाद हुआ? वैक्सीन है नहीं आपके पास, ढिंडोरा पीटा था, वैक्सीन इतनी है 1 तारीख से लगाएंगे, 18 साल के ऊपर गायब हो गए। आप उपलब्धि की बात करते हैं, कर दिया। राकेश जी, एक मिनट, यहाँ वैक्सीन और अभी महामारी की बात कर रहे हैं, यहाँ चुनाव नतीजों की बात हो रही है। जय चौधरी जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता पश्चिम बंगाल से, कोलकाता से। जय जी, क्या स्थिति है? अभी शुरुआती रुझान है, डाक मत पत्र के बाद अब ईवीएम की गणना चालू हो गई क्या? देखिए, अभी ईवीएम की काउंटिंग चालू होगी। अब तक जो रुझान सामने आए हैं उसमें तृणमूल कांग्रेस 126 पे आगे है, जबकि भाजपा 120 पे आगे है और अन्य को 2 सीट मिली है, जबकि संयुक्त मोर्चा को 2 सीट मिली है। तो ये काफी चौंका देने वाले, अगर ये रुझान अगर नतीजे में तब्दील होते हैं तो ये काफी चौंका देने वाले होंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए। नहीं, निश्चित चौंका देने, आज से 10 साल पहले भी चौंका देने वाले रुझान आए थे। ममता बनर्जी ने लेफ्ट को साफ कर दिया। आज की स्थिति में मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ईवीएम की गणना चालू हो गई, कभी सिर्फ डाक मत पत्र के रुझान है? अभी बैलेट बॉक्स की जो है मतगणना चल रही है। कुछ ही देर में ईवीएम की मतगणना शुरू होगी और ईवीएम की मतगणना शुरू होने के बाद ही जो है वो पिक्चर क्लियर हो पाएगी कि किसको बहुमत मिलता है पश्चिम बंगाल में। नंदीग्राम की भी कोई खबर है आपके पास? नंदीग्राम से अभी तृणमूल कांग्रेस की जो ममता बनर्जी है वो
पीछे है, 1400 तकरीबन 1400 वोट से पीछे है, और शुभेंदु अधिकारी भाजपा के 1400 वोट से आगे है। ये बड़ी चौंकाने वाली बात है शिवम, बहुत ही चौंकाने वाली बात है। लेकिन जिस तरह से वो 1400 की बात कर रहे हैं, नंदीग्राम से जो खबर खुल के सामने आ रही है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि ममता बनर्जी को वहां पे नुकसान हो सकता है। नहीं तो आपने कहा भी ईवीएम 1400 के अगर मत पत्रों से मतों से पीछे चल रही ममता बनर्जी, तो मुझे लगता है ईवीएम की गणना चालू हो गई है। ईवीएम की गणना अभी चालू नहीं हुई है, ईवीएम की गणना चालू होने वाली है। ईवीएम की गणना चालू होने के बाद जो है वो नतीजे साफ हो जाएंगे। और बाकी जो बात, वो जो भाजपा के 5 सांसद चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उनकी भी कोई खबर है आपके पास? जी अब तक सामने नहीं आई है, वो भी कुछ देर में वो भी क्लियर हो जाएंगे। जिसमें से सबसे पहले भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी जो है चुनाव लड़ रही थी चुनचुड़ा विधानसभा से, हाँ। वो अभी आगे चल रही है, तृणमूल कांग्रेस वहां पे पीछे है। और वही हुगली की बात करते हैं, हुगली के सिंगूर विधानसभा क्षेत्र की, तो तृणमूल छोड़ के भाजपा में शामिल हुए रविंद्रनाथ भट्टाचार्य जो है वो अभी भाजपा से आगे चल रहे हैं। मैंने दिनहाटा, तारकेश्वर, शांतिपुर विधानसभा सीट से, ये कई जगह से तारकेश्वर विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल आगे है। हाँ। शांतिपुर से टीएमसी आगे है। और दिनहाटा चापदानी विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस आगे है। चंडीतल्ला विधानसभा क्षेत्र से भाजपा आगे है। और आदि सप्तग्राम से टीएमसी आगे है। हुगली जिले के गोघाट विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी आगे है। आरामबाग से टीएमसी आगे है। खानाकुल से टीएमसी आगे है। पुरसुरा विधानसभा से बीजेपी आगे है। चलिए, मैं एक ये सवाल जानना चाह रहा हूँ, ये उत्तर जानना चाह रहा हूँ जय जी। ये चूंकि बीजेपी का वहां इसके पहले कोई बेस नहीं था, पिछले विधानसभा चुनाव में आपने भी देखा होगा 2, 4, 5 आधा दर्जन सीटें भी नहीं आती थी। ये अचानक बीजेपी का जो बेस वहां मजबूत हुआ है और सीधे सीधे द्विदलीय प्रणाली वहां आ गई एक तरह से। माने एक तरफ ममता बनर्जी, दूसरी तरफ बीजेपी, अब 2 ही पार्टी वहां है। लेफ्ट का इतनी बुरी स्थिति हो गई कि 2 सीट पे है, कांग्रेस खाता नहीं खोल रही है। तो क्या ये लीडर्स माने बंगाली जो नेता हैं वो क्या लेफ्ट के बीजेपी में आ गए हैं? जी लेफ्ट के जो ये माना जा सकता है कि लेफ्ट का जो वोट था वो कहीं ना कहीं बीजेपी में आया है, तब्दील हुआ है। इसी के कारण बीजेपी को बढ़त मिली है, क्योंकि ममता बनर्जी को हराने के लिए लेफ्ट भी भाजपा को समर्थन कर रहा है। वो अंदरूनी तौर पर समर्थन कर रहा है ताकि ममता बनर्जी की सत्ता बंगाल से चली जाए। ये तालाबाज भाईपो, ये जो नारा तोलाबाज भाईपो, ये नारा दिया था जो, वो कितना प्रभावी रहा? ये तोलाबाज भाईपो का जो नारा था, एक्चुअल में पश्चिम बंगाल में देखा जाए तो कहीं न कहीं अभिषेक बनर्जी से तृणमूल कांग्रेस में भी नाराजगी थी और इसी का फायदा भाजपा को मिला। ये उनके भतीजे के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं उसको लेकर के। जी बिल्कुल। चलिए, कोई सवाल शिवम आपका? मैं ये पूछ रहा था जय, जिस तरह से चुनाव आयोग के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिस तरह से कोरोना महामारी के चलते हर रोज कोरोना के आंकड़े सामने आ रहे हैं, तो जो जहां पर डाक मत पत्रों की गिनती हो रही है, वोट काउंट हो रहे हैं, वहां पर क्या प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है? उसके बाहर, काउंटिंग रूम के बाहर किसी प्रकार का कोई जुलूस, कोई शोर शराबा, राजनीतिक दलों का जमावड़ा, इस तरह की तस्वीरें तो नहीं आई है कहीं से? जी बिल्कुल नहीं। सुबह से ही जो है प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। भले वो तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हो, भले भाजपा के उम्मीदवार हो, भले पोलिंग एजेंट हो, भले ये आपके पत्रकार हो, किसी को भी बिना कोविड-19 का सर्टिफिकेट देखे हुए अंदर नहीं जाने की अनुमति है। और पूरी तरह से वहाँ कोविड नियमों का पालन हो रहा है। हाथ में सैनिटाइजर लगाया जा रहा है, सैनिटाइजर दिया जा रहा है, मास्क अनिवार्य किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है। पूरी तरह से गाइडलाइन का यहाँ पे पालन हो रहा है। अच्छा, मुकुल राय जी की क्या स्थिति है कृष्णनगर? मुकुल राय जी आगे अभी चल रहे हैं कृष्णनगर सीट से।
जी। चलिए, कुछ और सवाल करना है? नहीं, बहुत शुक्रिया जय जी। त्रिपाठी जी, मैं आपका कमेंट लेना चाहूंगा। जो नंदीग्राम की स्थिति जय ने बताई कि वहां पर ममता बनर्जी थोड़ा पीछे चल रही हैं, क्योंकि खुद ममता बनर्जी का फैसला था कि वो शुभेंदु के गढ़ में चुनाव लड़ेंगी।